जब जब सावरकर को भारत रत्न देने की मांग उठती है तो सेक्युलर लिबरल वामपंथी ये कहते हैं कि वीर सावरकर को भारत रत्न नहीं मिलना चाहिए क्योंकि वो महात्मा गांधी हत्याकांड के अभियुक्त थे। ये और बात है कि कोर्ट ने सावरकर को 1949 में ही गांधी हत्याकांड में बरी कर दिया था। लेकिन आज जो मैं ऐतिहासिक तथ्य आपको बताने वाला हूं वो बहुत ही चौंकाने वाले हैं। ये तथ्य इस बात की ओर इशारा करते हैं कि देश के पहले प्रधानमंत्री नेहरू ने एक साजिश के तहत वीर सावरकर का नाम गांधी हत्याकांड में घसीटा था। मैं जानता हूं मेरे कहने के बाद नेहरू के चेलों के नथुने फड़कने लगेंगे, इसलिए मैं उन्हें बता देना चाहता हूं कि ये कोई कपोल कल्पना नहीं है बल्कि एक सच है। जी हां, नेहरू ने गांधी हत्याकांड में सावरकर को फंसाने की साजिश रची थी। और इतनी बड़ी बात मैं ऐसे ही नहीं कह रहा, खुद डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अंबेडकर ने भी ये अंदेशा जताया था। जी हां, अंबेडकर को लगता था कि नेहरू साजिश रचकर सावरकर को गांधी हत्याकांड में फंसाना चाहते हैं। तो ये तब की बात है जब लाल किले की अदालत में महात्मा गांधी हत्याकांड का केस चल रहा था। इस हत्याकांड में नाथूराम गोडसे, नारायण आप्टे, गोपाल गोडसे, विष्णु करकरे, मदन लाल पाहवा और दिगंबर बड़गे के साथ साथ वीर सावरकर भी आरोपी थे। अदालत में सावरकर की तरफ से केस लड़ रहे थे देश के जाने माने वकील एल.बी. भोपटकर। ट्रायल के दौरान अक्सर भोपटकर हिंदू महासभा के दफ्तर में रुकते थे। भोपटकर ने बताया था कि एक सुबह उनके लिए फोन आया। जब उन्होंने फोन उठाया तो रिसीवर पर आवाज आई कि मैं बी.आर. अंबेडकर बोल रहा हूं, क्या आज शाम को आप मुझसे मथुरा रोड के छठे मील पर मिल सकते हैं। उस शाम को जब भोपटकर खुद कार चलाकर तय जगह पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि डॉक्टर अंबेडकर पहले से ही उनका इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने भोपटकर को अपनी कार में बैठने को कहा जिसे वो खुद चला रहे थे। कुछ मिनटों के बाद उन्होंने कार को रोका और भोपटकर को बताया कि तुम्हारे क्लाइंट सावरकर के खिलाफ कोई पुख्ता आरोप नहीं है, पुलिस ने बेकार के सबूत बनाए हैं। नेहरू कैबिनेट के कई सदस्य नेहरू से इस मुद्दे पर खफा हैं और नाराज हैं, लेकिन दबाव में कोई कुछ नहीं कर पा रहा। फिर भी मैं तुम्हें बता रहा हूं कि सावरकर पर कोई केस नहीं बनता, तुम जीतोगे। हैरान भोपटकर ने पूछा, तो दबाव कौन बना रहा है, जवाहरलाल नेहरू? लेकिन क्यों? अंबेडकर ने कोई जवाब नहीं दिया। वकील भोपटकर और अंबेडकर की इस गुप्त वार्ता का जिक्र मनोहर मलगांवकर ने भी किया है। महात्मा गांधी हत्याकांड पर अगर इस देश में सबसे ज्यादा निष्पक्ष रिसर्च किसी ने किया था तो वो थे देश के जाने माने लेखक मनोहर मलगांवकर। उनके इस रिसर्च को सबसे पहले 60 के दशक की शुरुआत में दुनिया की मशहूर पत्रिका लाइफ ने छापा था और 1975 में उनकी किताब आई द मैन हु किल्ड गांधी, जिसे छापा था लंदन के प्रकाशक मैकमिलन ने, जिस वक्त मेरे हाथ में है। इस किताब के पेज नंबर 284 पर यह पूरा खुलासा है। उसके बाद भी अगर किसी नेहरू भक्त को यह लगता है कि मनोहर मलगांवकर संघी थे तो वो अपने रिसर्च करने के लिए आज़ाद है, लेकिन उन्हें निराशा ही हाथ लगेगी। मनोहर मलगांवकर की निष्पक्षता पर कोई सवाल उठा ही नहीं सकता। दरअसल अगर आप गांधी हत्याकांड का सूक्ष्म अध्ययन करेंगे तो पाएंगे कि सावरकर पर लादा गया केस सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति की गवाही पर आधारित था और वो व्यक्ति था दिगंबर बड़गे। बड़गे गांधी हत्याकांड में शामिल था और पहली पूछताछ में ही वो सरकारी गवाह बन गया था। उसने ये दावा किया था कि जब गोडसे और आप्टे गांधी की हत्या से पहले सावरकर से मिलने गए थे तो उस मुलाकात का वो चश्मदीद था और उसने दूर से सुना था कि सावरकर ने गोडसे और आप्टे को मराठी में कहा कि यशस्वी होऊन यहा, मतलब कि यशस्वी होकर आना। सिर्फ इसी एक वाक्य की वजह से नेहरू सरकार ने सावरकर को गांधी हत्याकांड में अभियुक्त बना दिया। बाद में गांधी हत्याकांड की जांच के लिए बने कपूर कमीशन ने भी माना कि बड़गे एक आपराधिक किस्म का व्यक्ति था जो अवैध हथियारों का धंधा करता था। सोचिए, एक उठाई गिरे की गवाही पर इस देश के लिए 11 साल तक काला पानी में अंग्रेजों के जुल्म सहने वाले क्रांतिकारी को हत्यारा साबित करने की कोशिश की गई। इससे शर्मनाक क्या हो सकता है। खैर, 10 फरवरी 1949 को लाल किले में लगी अदालत में जस्टिस आत्माचरण ने वीर सावरकर को गांधी हत्याकांड के आरोप से बरी कर दिया। लेकिन इस फैसले के 70 साल बाद भी तमाम सेक्युलर, लिबरल और बामी बहरूपीय वीर सावरकर को बापू का हत्यारा मानते हैं। ऐसे में इनसे पूछना बनता है कि अगर सही में सावरकर बापू के हत्यारे थे तो इनके पितृपुरुष चाचा नेहरू की सरकार ने हाईकोर्ट में सावरकर के खिलाफ अपील क्यों नहीं की, जबकि लाल किले की अदालत के फैसले के बाद शिमला में पंजाब हाईकोर्ट की बेंच में नाथूराम गोडसे, गोपाल गोडसे, नारायण आप्टे, दत्तात्रेय परचुरे की अपील पर केस चला और इसी के बाद गोडसे और आप्टे को फांसी दी गई। तो मेरा सवाल यह है कि अगर सही में वीर सावरकर ने गांधी की हत्या की थी तो नेहरू सरकार ने उन्हें फांसी पर टांगने या उन्हें जीवन भर जेल में सड़ाने के लिए कभी कोई कोशिश क्यों नहीं की? जानते हैं क्यों?
क्योंकि वीर सावरकर के खिलाफ कोई सबूत ही नहीं था। अपनी इस मजबूरी को नेहरू भी जानते थे। आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि आखिर नेहरू को वीर सावरकर से दिक्कत क्या थी। दरअसल उस दौर में देश बंटवारे की विभीषिका झेल रहा था और देश के एक बड़े तबके का भरोसा कांग्रेस की नीतियों से उठ गया था। दंगों के बाद आरएसएस और हिंदुत्व की विचारधारा के प्रति लोगों का रुझान तेजी से बढ़ रहा था। नेहरू भी इसे महसूस करते थे और वो अक्सर सार्वजनिक मंचों से आरएसएस और हिंदू महासभा को कुचलने का ऐलान करते थे। नेहरू के इन बयानों के सबूत आज भी मौजूद है। बहुत संभव है कि गांधी हत्याकांड ने नेहरू को यह मौका दे दिया और उन्होंने हिंदुत्व के नायक वीर सावरकर और आरएसएस को कुचलने के लिए इसका इस्तेमाल किया हो। कई लोगों का यह भी मानना है कि नेहरू को सावरकर से बेहद जलन थी। वैसे इसमें कोई शक नहीं कि चाचा नेहरू के अंदर जलन और ईर्ष्या कूट कूट कर भरी थी। चाचा नेहरू की शान में इतनी बड़ी बात मैं ऐसे ही नहीं कह रहा। ये बात खुद उनके सबसे कट्टर समर्थक और जिगरी दोस्त मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने भी कही थी। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद अपनी इस किताब इंडिया विंस फ्रीडम के पेज नंबर 123 पर लिखते हैं कि जवाहरलाल नेहरू ये सहन नहीं कर पाते थे कि कोई भी अन्य व्यक्ति उनके मुकाबले ज्यादा प्रशंसा हासिल कर पाए। सावरकर और उनके पूरे परिवार पर गांधी हत्या के बाद नेहरू सरकार की देखरेख में कितने जुल्म ढाए गए, इसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है। इसे सुनकर आपकी भी रूह कांप उठेगी। 30 जनवरी 1948 को क्या हुआ था ये तो सबको पता है। इसी दिन शाम 5:17 पर गोडसे ने बापू की जान ली थी। लेकिन उसके बाद उस रात क्या हुआ था ये किसी को नहीं पता। लेकिन ये पता होना चाहिए, ये पता होना चाहिए कि खुद को लिबरल, सेक्युलर, अहिंसक बताने वाले नेहरू के चेलों ने उस रात गांधी के नाम पर क्या महापाप किया था। ये पाप इतिहास की किताबों से मिटा दिया गया है, लेकिन आज मैं आपको पूरा सच बताऊंगा। तो सुनिए क्या हुआ था गांधी हत्याकांड के बाद। देर रात तक पूरे भारत में खबर फैल गई थी कि गांधी के हत्यारे का नाम नाथुराम गोडसे है और उसकी जाति चित्पावन ब्राह्मण है। देखते ही देखते बापू के मानने वाले अहिंसा के पुजारियों ने पूरे महाराष्ट्र में कत्लेआम शुरू कर दिया। 1984 की तरह कांग्रेस के इन कार्यकर्ताओं के निशाने पर थे महाराष्ट्र के चित्पावन ब्राह्मण। सबसे पहले दंगा मुंबई में शुरू हुआ और उसी रात 15 लोग मारे गए। पुणे में 50 लोगों का कत्ल हुआ। भारत में खबर छपी या नहीं पता नहीं, लेकिन अमेरिकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट ने इस कत्लेआम को अपनी हेडलाइन बनाया था। लेकिन इस दौर में सबसे ज्यादा जुल्म ढाए गए सावरकर के परिवार पर। सावरकर के छोटे भाई स्वतंत्रता सेनानी डॉक्टर नारायण सावरकर को कांग्रेसियों की भीड़ ने पत्थरों से मार मार कर मौत के मुंह में धकेल दिया। जी हां, सावरकर के छोटे भाई को गांधी हत्याकांड की कीमत अपनी जान देकर चुकाना पड़ी। आज मैं आपको बताता हूं क्या हुआ था उस रात सावरकर के परिवार के साथ। गांधी हत्याकांड के एक दिन बाद पहले तो सावरकर का नाम इसमें घसीटा गया और फिर उसी रात कांग्रेसियों की भीड़ ने वीर सावरकर के घर पर हमला बोल दिया। सावरकर के घर में उनकी निजी सुरक्षाकर्मी रहते थे, इसलिए भीड़ सिर्फ पत्थरों की बरसात ही कर पाई। इसके बाद भीड़ का अगला निशाना था सावरकर के छोटे भाई डॉक्टर नारायण सावरकर का घर, जो शिवाजी पार्क में ही रहते थे। कांग्रेसियों की भीड़ ने पहले तो डॉक्टर नारायण सावरकर को घर से खींचकर बाहर निकाला और फिर सड़क पर लेटाकर उनके ऊपर पत्थरों की बरसात कर दी। उन्हें तब तक पत्थर मारे गए जब तक कि वो मौत के मुंह में नहीं पहुंच गए। नारायण सावरकर इस हमले के बाद कभी नहीं उबर पाए। वो महीनों तक अस्पताल में भर्ती रहे और इन्हीं घावों की वजह से एक दिन उनकी मौत हो गई। चलिए दो पल के लिए मान लेते हैं कि वीर सावरकर का नाम गांधी हत्याकांड में आया था, इसलिए नेहरू के चेलों ने उनके घर पर हमला किया। लेकिन इसमें उनके छोटे भाई और स्वतंत्रता सेनानी डॉक्टर नारायण सावरकर का क्या गुनाह था कि उन पर पत्थर बरसाए गए? क्यों देश की आजादी के लिए लड़ने वाले डॉक्टर नारायण सावरकर का गुनाह सिर्फ इतना था कि वो वीर सावरकर के छोटे भाई थे? आप ही बताइए, आजादी का ये सिपाही क्या ऐसी दर्दनाक मौत का हकदार था? वीर सावरकर ने सिर्फ अपने छोटे भाई को ही नहीं खोया, बल्कि इस देश के लिए बहुत कुछ बलिदान किया। उनके बलिदानों की एक लंबी दास्तां है, लेकिन इस बलिदान के बदले उन्हें क्या मिला? सिर्फ तिरस्कार। लेकिन अब वक्त इतिहास की गलतियों को सुधारने का है। वीर सावरकर को भारत रत्न मिलना ही चाहिए, क्योंकि इससे वीर सावरकर नहीं बल्कि खुद भारत रत्न जैसे सम्मान को सम्मान मिलेगा। खरी बात प्रखर के साथ में इतना ही। आप चाहें तो मुझसे जुड़ने के लिए मेरे फेसबुक पेज प्रखरश्री 78 को लाइक कर सकते हैं, और अगर ट्विटर पर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो मेरा ट्विटर हैंडल है प्रखरश्री 78। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।
अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।